हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 में हिस्ट्री, राज्य से साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? राज्य से साम्राज्य। रोशन के रुपये। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से करक नोट मिले। रोशन को दादाजी से करक नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। अच्छा, 10 रुपया का नोट उसने अपने हाथ में दबा रखा था। उस एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था। उसे एक नया सीडी कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए करक नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। अच्छा, वह साथ ही करक नोटों को छूकर महसूस भी करना चाहते थे। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। अच्छा, उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? उसने सोचा कि आखिर यहाँ पर शेर का चित्र क्यों बना हुआ है। इस अध्याय में रोशन के रुपये वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। अच्छा, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। हम जिन रुपयों पर कोई भी चीज देखते हैं उन पर एक लंबा इतिहास होता है। उन्हें पत्थरों पर काट कर बनाया गया। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया है। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, मतलब पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है? अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अशोक साम्राज्य पर शासन करते थे, ठीक है। उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताब में मिलता है। चाणक्य के कई विचारों में अर्थशास्त्र में मिलता है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। साम्राज्य को काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अच्छा, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। शायद इन नगरों में सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। अच्छा, सरकारी कर्मचारी भी रहते थे, व्यापारी भी रहते थे और शिल्पकार भी रहते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा किससे भरा पड़ा था? जंगलों से भरा पड़ा था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। फल फूल का इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करके वो जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग की भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। मतलब अलग अलग टाइप का वो
वस्त्र, कपड़े पहनते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? अच्छा, मानचित्र में देखिए जहाँ पर अशोक का शिलालेख मिला है, कंधार हुआ, लंपक हुआ, शहबाजगढ़ा हुआ, मनसेहरा हुआ, कलसी हुआ, मेरठ हुआ, टेपड़ हुआ, बाहापुर हुआ, गुज्जर हुआ, कौशाम्बी हुआ, इलाहाबाद हुआ, सारनाथ हुआ। ये सारे जितने भी लाल से बना हुआ है ये सभी अशोक का शिलालेख मिला हुआ है। इससे बाहर था ये तक्षशिला, उज्जैन, जो पाटलिपुत्र, ये सब साम्राज्य से बाहर था। महत्वपूर्ण नगर, कालिकुला महत्वपूर्ण नगर। राज्य से साम्राज्य कैसे भिन्न है, चलिए पढ़ते हैं। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनके रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण इन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। इसी कारण इन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। क्या होती है? जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। सब कर इकट्ठा करने के लिए क्या करता था? राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। जो आदमी राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा का जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों के शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बना कर भेज दिया जाता था। अच्छा, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता है। अच्छा, जो रीति रिवाज है उसी को माना जाता है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कमल के लिए और दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम में कमल के मशहूर थे और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उससे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। अच्छा, नजराना। नजराना क्या है, चलिए पढ़ते हैं। नजराना जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। अच्छा, जिसका मन हो वही देते थे, यथाशक्ति तथा भक्ति। अच्छा, राजधानी में सम्राट।
मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। मेगास्थनीज ने क्या क्या देखा, देखिए यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने का अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। ये मेगास्थनीज ने देखा। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। ये मेगास्थनीज ने जो जो देखा उस लिखा कहा। और जो है पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना के बारे में क्या कहा मेगास्थनीज ने। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से बना है। एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है, राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खानों को क्यों चखते थे? राजा की सेफ्टी के लिए चखते थे। कहीं कोई राजा के खाने में विष तो नहीं मिला दिया, इसलिए वो चखते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक थे। वह इस पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की क्या किया? कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख है अधिकतर। अशोक का कलिंग युद्ध। अच्छा, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का पुराना नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ नंबर 64 देखो। अच्छा, पिछले में कलिंग देख लेंगे। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक ने जो कलिंग का युद्ध लड़ा उसमें कई सारे सैनिक मारे गए। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बन के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। राजा बनने के 8 साल बाद उसने कलिंग पर विजय किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो ब्राह्मण था और जो श्रमिक कामकाज करने वाला वो भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है जब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और
पोते वे युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। एक क्वेश्चन बनता है, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचार कैसे परिवर्तित हुआ। अशोक के विचार ऐसे परिवर्तित हुआ कि इनमें बहुत खून खराबा थे, कई अपने आदमी खो देते हैं। अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अच्छा, उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। अशोक जो था बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुआ था। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और उससे कई बार टकराव भी पैदा होता जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्हें धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उनके उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और उसकी पुत्री का नाम संघमित्रा। संघमित्रा अशोक की पुत्री का नाम था। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। अच्छा, इसको देख लीजिए, ये देखिए पॉलिश वाली मूर्ति है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। बिहार के रामपुरवा में ये है। अभी से राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। यह उस समय मूर्ति कला का एक नमूना है। उन्होंने सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। किसने? अशोक ने। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अशोक का संदेश क्या था अपनी प्रजा के लिए? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ब्राह्मण और श्रमण यानी कि काम करने वाला, श्रमिक को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप ओ को अक्षरों को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये देखिए, आरंभिक ब्राह्मी में ऐसे उल्टा त्रो को ओ पढ़ा जाता था। देवनागरी में जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ओ, हिंदी में भी ओ,
ओ देखिए बंगला में कैसे लिखा जाता है, ये देखिए मलयालम में ओ, तमिल में ओ, देखिए कैसे लिखा जाता है। कल्पना करो तुम कलिंग में रहती हो, अच्छा ठीक है, मैं कलिंग में रहती हूँ, और तुम्हारे माँ बाप इस युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े, यानी मेरे माता पिता को युद्ध में काफ़ी दुख झेलने पड़े। अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए हैं, यानी अशोक के दूत जो था धम्म के नए विचारों को लेकर आ रहे हैं। आप अपने माता पिता और संदेश वाहक के बीच में बातचीत का वर्णन करो, ठीक है, उनके गुप्तचर और के बीच में वर्णन करेंगे बातचीत का। देखिए उपयोगी शब्द है, साम्राज्य क्या था, राजधानी कहाँ की थी, अधिकारी किसको कहा जाता है, संदेशवाहक कौन थे, प्रांत किसको कहा जाता है, धम्म किसको कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जोर से बोलो।